हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड MJ1 से जो हमारा NEP का सिलेबस है उसके अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा विषय, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरोपैथी भी कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या है नेचुरोपैथ अथवा प्राकृतिक चिकित्सा। तो आज हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य चेतना में प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व। प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरोपैथी के नाम से जानते हैं, या मूलतया प्रकृति की चिकित्सा शक्ति पर आधारित है। दरअसल यह एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि प्रकृति द्वारा व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ बनाने हेतु कार्य करता है। मानव रोग और दुर्बलता के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए प्राकृतिक चिकित्सा एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है। यह स्वास्थ्य रख रखाव, रोग की रोकथाम, रोगी शिक्षा और रोगी की जिम्मेदारियों पर जोर देता है और केवल बीमारियों का इलाज करने के बजाय पूरे व्यक्ति के उपचार पर जोर देता है। अधिकांश अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के विपरीत प्राकृतिक चिकित्सा की पहचान किसी विशेष चिकित्सा से नहीं की जाती, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और रोग के दर्शन के साथ की जाती है। प्रकृति की चिकित्सा शक्ति इस विश्वास के लिए मौलिक अवसर दिए जाने पर शरीर को खुद को ठीक करने की क्षमता में गहरा विश्वास है। दरअसल प्रत्येक मनुष्य में रोग के प्रति लड़ने की स्वयं की इच्छा होती है कि वह अपनी इच्छा शक्ति एवं प्राकृतिक तरीकों से स्वयं को निरोगी अथवा स्वस्थ कर सकता है। यह प्राचीन काल से भारत में विद्यमान रही है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जो जंगलों में रहा करते थे, वे स्वयं का इलाज या स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का ही सहारा लिया करते थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी न किसी तरह से प्राकृतिक उपचार का अभ्यास भारतीयों के लिए नया नहीं है। कई प्रथाओं भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है और भारतीय परंपरा और संस्कृति की एक अविभाज्य इकाई बन गई है। कुछ प्रथाएं धीरे धीरे पूर्ण विकसित उपचारों में विकसित हुई और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक दर्जा प्राप्त कर लिया। वैदिक काल में जल, पृथ्वी आदि के औषधीय महत्व के बारे में स्पष्ट अवधारणा है। विभिन्न नदियों में गंगा के जल को हृदय रोग और गठिया के इलाज में सहायक माना जाता था। दरअसल गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से होती है और यह नदी हिमालय के विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और यह रास्ते में आने वाले अनेक औषधीय पौधों एवं खनिजों के संपर्क में बहते हुए शुद्ध एवं औषधीय गुणों से भरपूर हो जाती है। इस कारण यह विभिन्न रोगों के इलाज में लाभकारी साबित होती है। ऋग्वेद में उपवास को मानव शरीर की विभिन्न प्रणालियों में संचित विषाक्त पदार्थों को खत्म करने की सर्वोच्च औषधि माना गया है। प्राचीन समय में मानव जीवन शुद्ध एवं प्राकृतिक होता था। वे अधिकांशतः स्वस्थ होते थे क्योंकि वे समय समय पर पूजा अनुष्ठान आदि में व्रत उपवास किया करते थे। इसके कारण उनके शरीर में किसी भी प्रकार का संचित विषाक्त पदार्थ संचित नहीं हो पाता था। व्यक्ति जो भी भोजन करता था उसमें कुछ अंश तक विषाक्त पदार्थ होते हैं जो शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन उपवास क्रिया द्वारा वो सारे विषाक्त या विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक शोधों ने भी इसे इंटरमिटेंट फास्ट की संज्ञा दी है, जो शरीर को डिटॉक्स करने अर्थात विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का सबसे प्रामाणिक तरीका माना गया है। इसी तरह मनुस्मृति में व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में नियम और कानून निर्धारित किए हैं और इसके द्वारा स्वस्थ एवं निरोगी शरीर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता में 3 प्रकार के भोजन, सात्विक, तामसिक और रज, और मानव और तन पर इसके प्रभाव का विस्तार से बताया गया है। दरअसल स्वच्छता और भोजन मानव शरीर के महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि स्वच्छता से भोजन करने से किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा समाप्त हो जाता है। साथ ही यदि पूर्णतः
यदि कोई पूर्णतः शाकाहारी भोजन करता है तो उसके मांसाहारी व्यक्ति की तुलना शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचयन कम होता है और वह व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। इसी तरह बिहार राज्य के राजगीर नामक धार्मिक स्थान में गर्म झरना काफ़ी प्रसिद्ध है। जब इस गर्म झरने की वैज्ञानिक रूप से जांच की गई तो पाया गया कि गर्म पानी के झरने में सल्फर आयन होते हैं जो गठिया, चर्म रोग आदि में औषधि की तरह कार्य करते हैं। अथापासना, जिसे हम धूप स्नान भी कहते हैं, धूप स्नान करने के लिए प्रासंगिक सुरक्षात्मक उत्कृष्ट तरीका है जिसमें सूर्य स्नान के दौरान केले के पत्ते द्वारा शरीर को ढका जाता है। उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी की पूर्ति शरीर में होती है। शरीर विटामिन डी नहीं बनाता है, इसे सूर्य से प्राप्त धूप द्वारा प्रचुर मात्रा में इसकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मालिश में घर्षण एक महत्वपूर्ण गति है जो आमतौर पर नहाते समय की जाती है। इस क्रिया से जहां मांसपेशियों में खून का प्रवाह तेज होता है, वहीं दूसरी ओर यह शरीर को मुलायम भी करता है। भूगर्भ चिकित्सा प्राचीन काल से समुद्र स्नान, नदी स्नान और तालाब स्नान के साथ साथ प्रचलित थी। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से सिर और बाह की मालिश की जाती थी जिसे चैम्पिसेस का नाम से जाना जाता है। किसी भी धर्म आस्था के बावजूद भारतीय परंपराओं में अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए बहुत कुछ है। इसमें उपवास, पवित्र स्थान पर जाना, पवित्र अवसरों पर गंगा या समुद्र में डुबकी लगाना, उषापान जिसे कहते हैं सुबह पानी पीना, आचमन जो जप करते समय पानी पिया जाता है, आदि शामिल है। उपचार के तौर तरीकों दृढ़ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ महान चिकित्सकीय मूल्य रखते हैं। आश्चर्य की बात नहीं, कुछ अन्य प्रथाओं ने प्रकृति में प्रचलित प्रथाओं जैसे पक्षियों, जानवरों आदि से इसकी उत्पत्ति की है। हम अक्सर बीमार जानवरों को देखते हैं, वे उपवास या शरीर में अवांछित सामग्री को उल्टी करके शरीर को आराम देते हैं। दरअसल जानवर जब भी बीमार पड़ते हैं वे खान पान बंद कर देते हैं, शरीर की अशुद्धियों को उल्टी के द्वारा शरीर को साफ करते हैं। इसके अलावे वे भरपूर सूर्य स्नान करते हैं और तथा कुछ देर पानी में उतरते हैं। शरीर को शीतल रखने के लिए कई जानवर मिट्टी खोदकर या मिट्टी के स्पर्श से शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मवेशी, विशेषकर गाय या भैंस, अक्सर तालाब या नदी या कीचड़ में बैठकर शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। स्वयं महात्मा गांधी प्रकृति चिकित्सा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में प्राकृतिक चिकित्सा को भी शामिल किया था। उन्होंने इस पर अनेक लेख भी लिखे। अपने समाचार पत्र हरिजन में उन्होंने नेचुरोपैथी के बारे में बताया। वे इसका प्रयोग खुद पर एवं परिवार व अन्य आश्रम के सदस्यों पर भी करते थे। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पर नेचर क्योर, स्वास्थ्य की कुंजी, राम नाम, आहार और आहार सुधार आदि पुस्तकें भी लिखी हैं। अंततः हम निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान भारतीयों को प्राचीन समय से ही रहा है। इस चिकित्सा पद्धति को कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं होता है। साथ ही साथ यह सस्ती, सुलभ एवं पूर्णतः प्राकृतिक शक्तियों से उपचार की जाने वाली बहुआयामी चिकित्सा पद्धति है। तो आज के लिए हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।